ये हैं मसूद पिज़ेश्कियान, ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति। जी हाँ, वही ईरान के जो पिछले 2-3 सालों में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाला देश है। मगर आपने नोटिस किया होगा कि मसूद पिज़ेश्कियान जो राष्ट्रपति तो उस ईरान के हैं कि जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, मगर उसके बावजूद भी ये खुद कभी चर्चाओं में नज़र नहीं आते हैं। और इसके पीछे सिंपल सी 2 वजह हैं। पहली वजह तो यही है कि क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है कि जहाँ पर राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठने वाले इंसान के पास कोई ख़ास ताकत नहीं होती है। जो ताकत असल में होती है वो एक दूसरे ग्रुप के पास होती है, जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके अंदर वहाँ के सुप्रीम लीडर आते हैं, IRGC आती है, या उनके नीचे की जो टीम है सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह वो आती है, और उन सभी के पास असली ताकत मौजूद होती है। और अब जो दूसरी वजह है वो ये है कि इनके पास पहले से ही कोई ख़ास ताकत मौजूद होती नहीं है। ऊपर से ये कि जिन लोगों के पास ये ताकत मौजूद है उनके साथ इनकी कोई ख़ास बनती भी नहीं है। जी हाँ, मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि मसूद पिज़ेश्कियान से पहले जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनके पास भी इतनी ही ताकत थी, मगर उसके बावजूद भी वो काफ़ी मशहूर थे, दुनिया भर में उनकी चर्चाएं होती थीं। वो इसलिए क्योंकि उनकी कम से कम ये जो इस्टेब्लिशमेंट थी इनके साथ अच्छी तरह से बना करती थी। एक तरफ ये मसूद पिज़ेश्कियान हैं जो हद से ज़्यादा मॉडरेट समझे जाते हैं, लंबे वक्त से कई सालों से यही वकालत करते आए हैं कि हमको वेस्ट के साथ बैठना चाहिए, अमेरिका के साथ डील कर लेनी चाहिए, सैंक्शंस हटवा लेने चाहिए, ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है जो कई सालों से ही इस डील के ख़िलाफ़ रही है, अमेरिका या फिर वेस्ट के साथ बैठने के ख़िलाफ़ रही है, यही दावा करती रही है कि देखिए ये भरोसे के लायक नहीं है, जंग तो करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना आखिरी बार एक आर पार की जंग कर ही ली जाए। और वैसे सोचने वाली बात यह है कि उनको ये सब कुछ पिछले 1.5-2 साल में करना पड़ भी गया। तो ये सब तो मसूद पिज़ेश्कियान की कम पॉपुलैरिटी के राज हैं, उनके चर्चाओं में कम रहने की वजह हैं। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मसूद पिज़ेश्कियान के बारे में कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें ज़रूर हैं, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें ज़रूर हैं कि जिनकी वजह से उनको इतिहास में सबसे ज़्यादा याद रखा जाएगा। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि अभी तक ईरान के इतिहास में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से अगर सबसे ज़्यादा नाम हम इतिहास की किताबों में किसी इंसान का लिखा हुआ देखेंगे तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ यही मसूद पिज़ेश्कियान होंगे। और वो कैसे, तो चलिए ये चीज़ भी हम आपको बता देते हैं। तो मसूद पिज़ेश्कियान की इन अजीबोगरीब चीज़ों पर नज़र डालनी है तो इनका जो सफ़र है राष्ट्रपति बनने का उसको बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं, क्योंकि इनके सफ़र की शुरुआत ही बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से हुई थी। ये कोई ऐसी नॉर्मल हालात में राष्ट्रपति नहीं बन गए थे, बल्कि ये राष्ट्रपति बने ही उस वक्त थे कि जब पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई थी। और मौत यूं ही नहीं हो गई थी, आपको याद होगा कि वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ख़त्म हुए थे। वो और उनके साथ में उनके फॉरेन मिनिस्टर या कुछ और भी बाकी साथी थे। वो जब अज़रबैजान से ईरान की तरफ वापस आ रहे थे तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें उनका इंतकाल हो गया था। और फिर ऐसे माहौल में एक बार फिर से नए राष्ट्रपति को चुनना था, तो मसूद पिज़ेश्कियान को चुना गया था। और अभी तो रुको, इसके बाद फिर हुआ ये कि इनकी ओथ सेरेमनी हुई, शपथ समारोह हुआ। और शपथ समारोह भी कोई नेचुरल नहीं हुआ, बल्कि उसमें भी बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ हुई। हुआ ये कि उस शपथ समारोह में हमास के जो लीडर थे इस्माइल हानिया वो पहुँचे। और वहाँ पर जब वो एक बिल्डिंग में रुके हुए थे तो ईरान के अंदर बिल्कुल बीचों बीच उनको एक बिल्डिंग के अंदर टारगेट किया गया। वो चाहे बाहर से किया गया हो या अंदर से ही कोई एक्सप्लोजन पहले से ही लगाया गया हो, फ़िलहाल उनको टारगेट किया गया और वहाँ पर उनकी मौत हो गई। तो मतलब इनका शपथ समारोह भी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में बड़े अक्षरों में लिख गया। इसके बाद जैसे तैसे ये राष्ट्रपति बन गए, इन्होंने कामकाज करना शुरू कर दिया। मगर जब तक इन्होंने ये गद्दी संभाली तब तक हालात ऑलरेडी ऐसे पैदा हो चुके थे कि ईरान को ये फैसला करना पड़ा कि अब वो पहली बार इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा। जी हाँ, पहली बार। तो पहली बार जो ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करने जा रहा था वो भी इन्हीं की किस्मत में आया। आपको याद होगा कि इजराइल की तरफ से कभी उसके सीरियन कॉन्सुलेट पे हमला किया जा रहा था, कभी अनऑफिशियली ही सही, मतलब बिना क्लेम के जो इस्माइल हानिया थे उनको ईरान के अंदर टारगेट किया जा रहा था। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए ईरान को आखिरकार पहली बार इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला करना पड़ा था। और वो हमला वही था जो ट्रू प्रॉमिस नाम के ऑपरेशन के तहत किया गया था। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमने देखा कि फिर इजराइल ने एक एक करके हिजबुल्लाह के बड़े लीडर्स को टारगेट करना शुरू किया। और वो बड़े बड़े लीडर्स कि जो पिछले 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि कई डिकेड से हिजबुल्लाह को लीड कर रहे थे, जिसमें जो सबसे बड़े लीडर थे मतलब कि हसन नसरुल्लाह, उन तक को टारगेट किया गया और पूरी की पूरी लीडरशिप ख़त्म हो गई चंद दिनों के अंदर। और ये सब कुछ भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बेचारे मसूद पिज़ेश्कियान की लीडरशिप के हिस्से में आया। कहानी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद फिर हमने देखा
देखा कि बशर अल असद की जो हुकूमत थी सीरिया के अंदर वो भी गिर गई। वही बशर अल असद के जो पिछली कई दहाइयों से ईरान के सबसे बड़े साथी थे, हिजबुल्लाह और ईरान के बीच एक लिंक का काम कर रहे थे, उनकी हुकूमत का गिरना भी बेचारे इन्हीं मसूद पेज़ेश्कियान की लीडरशिप की किस्मत में लिखा हुआ था। फिर क्या हुआ, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल पहली बार जंग को ईरान के घर में लेकर आया। जून 2025 में इजराइल ने डायरेक्ट हमला किया और लगभग 12 दिन तक एक घमासान जंग चली। जंग जैसे तैसे ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने देखा कि बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हुए। ऐसे प्रोटेस्ट के जिनको लेकर ईरान का शुरू से ही ये दावा था कि इनको बाहर से स्पॉन्सर किया जा रहा है, इनको बाहर से फंड किया जा रहा है और इन प्रोटेस्ट के ज़रिए से ईरान में दंगे फसाद करा के रिजीम चेंज करने की कोशिश की जा रही है। उन प्रोटेस्ट का तो जो हुआ वो हुआ, मगर असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने पूरी तैयारी के बाद ईरान के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया और अभी तक की सबसे घमासान सबसे बड़ी जंग शुरू हुई। ये जंग के जो शुरुआती दौर में बिल्कुल एक तरफा लग रही थी, इस जंग के अंदर बिल्कुल शुरुआत में ही ईरान की जो लीडरशिप थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। उनके वो बड़े सुप्रीम लीडर के जो पिछले लगभग 35, 36 या 37 साल से ईरान को लीड कर रहे थे, वो भी अब इस दुनिया से जा चुके थे। तो इन जंग के हालात में ही, इन मुश्किल हालात में ही ईरान को मजबूर होना पड़ा कि वो अपने नए सुप्रीम लीडर को चुने। उनका तीसरा और नया सुप्रीम लीडर इन हालात में चुना गया और ये चीज़ भी जो मसूद पेज़ेश्कियान का टर्म है, जो उनका राष्ट्रपति का दौर है, उसके हिस्से में आई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इस जंग का पासा पलटना शुरू हुआ। ईरान ने अपने हर एक्शन से दुनिया को हैरान करना शुरू किया और दुनिया की 2 बड़ी बड़ी न्यूक्लियर पावर को झुकने पर मजबूर किया। और एक बार फिर से जब इस जंग को ख़त्म करके डील करने का फैसला हुआ, तो वो जो डील करनी थी, डील के लिए जो सिग्नेचर करना थे, उन सिग्नेचर करने का जो मामला था वो भी एक बार फिर से इन्हीं राष्ट्रपति मतलब कि मसूद पेज़ेश्कियान के हिस्से में आया। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। पिक्चर क्लियरली बता रहा है कि मसूद पेज़ेश्कियान कोई खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर फिर भी ये सआदत, ये खुशनसीबी इन्हीं को नसीब हुई है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि हम ये कह सकते हैं कि मसूद पेज़ेश्कियान भले ही ज़्यादा ताकत रखते हों या ना रखते हों, उन्होंने इन तमाम चीज़ों में कोई किरदार अदा किया हो या ना किया हो, लेकिन एक सच्चाई ये है कि उनके दौर में ईरान कभी इधर से इधर, कभी उधर से उधर, कभी इधर से उधर होता रहा और ईरान इनके दौर में जितना बदला पहले कभी नहीं बदला था। और शायद हमको लगता है कि अब किसी एक राष्ट्रपति के दौर में इतना सब कुछ हमको फ्यूचर में भी दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि मसूद पेज़ेश्कियान भले ही खुद ज़्यादा पॉपुलर ना हों, लेकिन इनके दौर में ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये जो तेज़ी के साथ बदलाव हुए हैं, इन बदलावों को जब भी किताबों में लिखा जाएगा तो हमेशा हर बदलाव के साथ जिस इंसान का नाम जुड़ा हुआ होगा वो नाम होगा मसूद पेज़ेश्कियान का। आज के लिए बस इतना ही। बस जाते जाते अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएं और आज का ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।